और इस बीच बहराइच बवाल से जुड़ी बड़ी खबर भी है। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। बहराइच के महसी इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन में दो महत्वपूर्ण कदम। सबसे पहले तो इस पूरे इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया गया और दूसरा इस पूरे इलाके की जो निगरानी है वो ड्रोन से की जा रही है। ये बड़ी अपडेट है, जहां पर अभी भी बहराइच के अंदर तनाव है, कोई गड़बड़ी ना होने पाए। इसके दोषियों को और इस साजिश को पूरी तरह से बेनकाब करने के लिए पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर है पुलिस की। और साथ ही साथ यहां का जो महसी इलाका है, जहां से पूरा बवाल शुरू हुआ है, वहां पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है ताकि डिजिटली भी किसी अफवाह को बढ़ने से रोका जाए। कोई भी अप्रिय स्थिति इंटरनेट के माध्यम से भी ना पैदा हो सके, जिससे फिर से तनाव हो। देवीपाटन रेंज के डीआईजी अमरेंद्र प्रसाद सिंह और जो डिविजनल कमिश्नर हैं वो भी मौके पर हैं। वो खुद लाठी हेलमेट से लैस होकर मौके पर जा रहे हैं। ये सब अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जो कल हत्या हुई तो उसमें कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें क्या कार्रवाई? उसमें एफआईआर पंजीकृत की गई है और उसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो रही है। तो अब अभी जो हालात हैं वो कैसे हैं? टेंस है, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल है। हम लोग चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं डीआईजी इनका ये बात कहना है कि हाँ जरूर ये बात सही है कि माहौल थोड़ा टेंस है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पर्याप्त फोर्स है और हम जो पूरे हालात हैं उसको काबू में कर रहे हैं। इस वक्त पर्याप्त फोर्स यहाँ पर आ गई है, लिहाजा अब धीरे धीरे जो पुलिस है वो एरिया डोमिनेशन में जुट गई है। जो सीनियर अफसर हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं, उन्होंने लीड ले ली है। जो डीआईजी हैं और डिविजनल कमिश्नर हैं वो खुद मौके पर आ गए हैं और अब महसी तहसील की ओर पुलिस प्रशासन के लोग बढ़ रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 बहराइच। बहराइच में कल हुई हिंसा के बाद आज भी तनाव की स्थिति बनी है। आज भी गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया है, आगजनी से लेकर तोड़फोड़ और लूटपाट की है। पहले परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था, लेकिन जिला प्रशासन और बीजेपी विधायक के समझाए जाने पर परिजन शव के अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए हैं। और इसी बीच पुलिस ने इस हत्याकांड में 6 नामजद और 20 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। तो तोड़फोड़ और लूटपाट का भी आरोप है। बहराइच में हिंसा के बाद जबरदस्त तनाव का माहौल रहा। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया, यहां तक कि शव का अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया। लोगों ने आगजनी की, तोड़फोड़ की। इसके बाद 20 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 6 लोगों पर नामजद एफआईआर हुई है। कल हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा कुछ इस तरह फूटा कि उन्होंने आगजनी की, तोड़फोड़ की, गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि लोगों ने किस तरह गुस्से में आकर उपद्रव किया, आग लगाई गाड़ियों में, तोड़फोड़ की दुकानों में, मकान में, और दूसरी तरफ शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार किया। 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। गोलीकांड के मुख्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। एसएचओ हरदी और महसी चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या क्या एक्शन अभी तक हुआ? तनाव वाला पूरा इलाका इस वक्त छावनी में तब्दील है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है, पूरी फोर्स लगी हुई है इस पूरे इलाके की सुरक्षा में। डॉक्टर्स के पैनल ने मृतक का पोस्टमार्टम पूरा कर लिया है। बहराइच की महसी तहसील में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी नजर बनी है। होम सेक्रेटरी से लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंच चुके हैं। 30 उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गोलीकांड के मुख्य आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मोहल्ले में जहां कल एक पक्ष के युवक की हत्या की गई थी, आज उसी मृतक पक्ष की जो बेकाबू भीड़ है वो महाराजगंज कस्बे की ओर आगे बढ़ गई है और उस तरफ बढ़ के तोड़फोड़ कर रही है। जहां पर जो मुस्लिम और अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्ग इलाका है, जहां पर हत्या की गई थी, वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। खासतौर से जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो घर हैं, जो प्रतिष्ठान है, उनको निशाना बनाया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग का एक घर है जहां पर वो कार खड़ी है। आक्रोशित भीड़ ने उस कार को भी फूंक दिया है। हालांकि पुलिस प्रशासन के जितने भी अफसर हैं वो पीड़ित परिवार से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार की मांगें क्या हैं, उनकी मांगों को कैसे पूरा किया जाए, इस पर वहां पर वार्ता चल रही है। तमाम जो भीड़ थी वो वार्ता कर रही थी, लेकिन इसी बीच आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ के बाद एक कार में आग लगा दी है। हालांकि पुलिस प्रशासन के जो तमाम अफसर हैं वो अभी भी मौके पर लगातार मशक्कत कर रहे हैं कि इस हालात को कैसे समझाया जाए, सुलझाया जाए। लेकिन जो बेकाबू भीड़ है वो आरोपी के घर की तरफ रवाना हो गई है।
और अपडेट के लिए आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या हालात है, इंटरनेट सेवा बंद है जो संवेदनशील इलाका है इस पूरे क्षेत्र का, और साथ ही साथ जो FIR दर्ज हुई है मुख्य आरोपी के लिए पुलिस दबिश दे रही है, कोई कामयाबी मिली अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए 6 नामजद और करीब 2 दर्जन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी हत्या की धाराओं में, जो कल वाला इंसिडेंट था। और SP बहराइच से बताया गया है कि 3 आरोपियों को उसमें से हिरासत में ले लिया गया है। और आज जो आक्रोशित भीड़ थी जिसने तोड़फोड़ की है, आगजनी की है, इस मामले में भी 30 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। और इस वक्त जो मैसूर तहसील की पुलिस चौकी है वहां पर एक गाड़ी में भर कर कुछ हिरासत में लिए गए आरोपियों को यहाँ पर लाया गया है। इस स्थिति को काबू में करने के लिए ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश मौके पर पहुंच चुके हैं। गृह सचिव डॉक्टर संजीव गुप्ता यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं। ADG गोरखपुर जोन डॉक्टर KS प्रताप कुमार, DIG देवी पाटन रेंज अमरेंद्र प्रसाद सेंगर कल रात से ही यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन पुलिस की ओर से एक लापरवाही जरूर हुई है कि जब शव को मैसूर तहसील के गेट पर लाया गया था उस वक्त जो आला अफसरान हैं वो बातचीत में उलझे हुए थे और आक्रोशित भीड़ का एक समूह उस इलाके की बढ़ गया कल जहां पर इस नौजवान की हत्या हुई थी। और वहां पर एक वर्ग विशेष के घरों को, उनकी दुकानों को निशाना बनाया गया, उनके वाहनों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। और जब फोर्स पर्याप्त मात्रा में आ गई है तब उन्होंने इस एरिया पे अपना प्रभाव हासिल किया है और कई आरोपियों को हिरासत में लिया है। कई आरोपी मेन रोड से खेत होते हुए अपने घरों की ओर भाग गए हैं। पुलिस हिरासत में लिए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आप नजर बनाए रखें। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका ऋषभ मणि। तो बहराइच में तनाव है, भारी फोर्स वहां पर तैनात है। बहराइच में साजिश के पीछे आखिर कौन है? इस मामले में 30 लोगों पर अज्ञात में FIR हुई है, 6 नामजद हैं। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। SHO हरदी और महसी चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। तनाव वाला पूरा इलाका इस वक्त छावनी में तब्दील है। मुख्यमंत्री की इस घटना पर नजर बनी हुई है और उन्होंने सभी अधिकारियों को ग्राउंड पर जाने के आदेश दिए हैं। ऐसे में ADG लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंचे हुए हैं, होम सेक्रेटरी मौके पर पहुंचे हुए हैं। और कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पुलिस जो है वो पूरे इलाके में कोई गड़बड़ी ना होने पाए ये सुनिश्चित कर रही है। भारी संख्या में फोर्स वहां पर तैनात है, हर किसी पर नजर रखी जा रही है। पूरे क्षेत्र का जो वो इलाका है जहां पर ये पूरा मामला शुरू हुआ था, जहां हालात संवेदनशील है, वहां पर इंटरनेट बंद है और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण जो है वो ड्रोन से भी किया जा रहा है। और SP सांसद अवधेश प्रसाद ने बहराइच की घटना पर दुख जताया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, जिन्होंने पुलिस के कामकाज के तरीके पर सवाल खड़े किए। ये दर्दनाक भी बहुत दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और जहाँ तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। ये सारे विषय तो बात के हैं, जांच के विषय हैं, कौन दोषी है, कितना दोषी है, जिम्मेदारी किसकी है, ये बात की बात है। लेकिन आज मौजूदा स्थिति में इस घड़ी में केवल समाज के सभी वर्गों से, राजनीति से ऊपर उठ करके मेरा विनम्र निवेदन है कि शांति और सद्भाव कायम करने में हर तरह का सहयोग दें। उधर बहराइच बवाल पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का भी पोस्ट सामने आया है। उत्तर प्रदेश की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क और सजग रहना होगा। प्रदेश के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दी जाएगी और पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा। सभी नागरिकों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूं। तो बहराइच बवाल पर CM योगी ने साफ कर दिया है कि माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं, शांति बिगाड़ने की साजिश नाकाम होगी, सतर्क और सजग रहना होगा। और इस बीच खबर है कि जयंत चौधरी से मिले हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। संजय निषाद से भी फोन पर उन्होंने बातचीत की है, ये सोर्स बता रहे हैं। दोनों नेताओं के साथ उपचुनाव पर चर्चा हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर है। RLD को 1 सीट देने पर सहमति बनी है, निषाद पार्टी को 1 सीट देने पर चर्चा जारी है।
तो उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उसमें एक सीट आरएलडी और एक सीट निषाद पार्टी को दी जा सकती है। इसको लेकर चर्चा हो रही है। निषाद पार्टी को एक सीट दी जा सकती है। जयंत चौधरी से भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की है। संजय निषाद से भी फोन पर बातचीत की है। सूत्रों से हमें ये अपडेट मिल रही है। दोनों नेताओं से उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई और जयंत चौधरी से मिले हैं भूपेंद्र चौधरी। एक सीट देने पर बताया जा रहा है सहमति बनी है और निषाद पार्टी को भी एक सीट दी जा सकती है। इसे लेकर संजय निषाद से भी फोन पर बातचीत हुई है। जयंत चौधरी से मिले हैं भूपेंद्र चौधरी। दोनों नेताओं से उपचुनाव पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट हमें मिल रही है। तो जल्दी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो सकते हैं और उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी रणनीति को धार दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर कैंडिडेट्स अनाउंस कर चुकी है, तो बीजेपी खेमे में भी मंथन तेज है। पवन गौड़ से अपडेट लेते हैं। पवन, बीजेपी 8 सीटों पर और 2 सीटें सहयोगी दलों को दे सकती है उपचुनाव के अंदर। क्या इस फॉर्मूले पर सहमति बन गई है या मंथन जारी है? देखिए, कल देर रात लगातार बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के साथ में उत्तर प्रदेश के सभी बड़े नेता वहां बैठक में बैठे थे, चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेता थे। उस सब विषयों को लेकर कल की बैठक में चर्चा हुई और ये तय किया गया कि जो गठबंधन के सहयोगी उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे आरएलडी हो या निषाद पार्टी हो, उसके साथ बीजेपी के नेता बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद में जो 2 सीट देने की बात है, एक सीट आरएलडी को और एक सीट निषाद पार्टी को, उसको लेकर फाइनल किया जाएगा। तो उसको लेकर आज जो है वो यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने रालोद प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात की और उनको एक सीट को लेकर चर्चा की गई और ये माना जा रहा है तकरीबन रालोद को एक सीट देने पर सहमति बन गई है। 2 सीट राष्ट्रीय लोकदल मांग रही थी, उसमें एक मीरापुर शामिल है, एक खैर की सीट शामिल है, लेकिन एक सीट देने पर सहमति बन गई है दोनों ही नेताओं के बीच में। उसके अलावा अगर संजय निषाद की बात करें तो संजय निषाद के साथ भी भूपेंद्र चौधरी ने फोन पर बातचीत की और फोन पर बातचीत करके उनके साथ भी ये कोशिश की जा रही है कि सहमति बन जाए। हालांकि अभी संजय निषाद कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे एनडीए गठबंधन के अंदर, उस पर लेकर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है। अभी चर्चा लगातार जारी है। अगले कुछ 1 से 2 दिन के अंदर संजय निषाद जो है बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। उसके बाद में इसको मिलकर पूरा एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से सारी सीटों पर तैयारी करके चल रही है, जिसमें कि तकरीबन 9 की 9 से 10 सीटें हैं, जिसमें से 8 सीट पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। एक सीट रालोद को जाएगी और इसके साथ में एक सीट निषाद पार्टी उस पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, ये आगे क्या फॉर्मूला रहने वाला है, इसको लेकर अगले कुछ दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। सिद्धार्थनगर के शौहरतगढ़ थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद हो गया और मूर्ति ले जाते वक्त अखाड़ा करने के दौरान 2 पक्षों में आपस में विवाद बढ़ गया और पुलिस ने बचाव की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी लोग आपस में भिड़ गए। आरोप के मुताबिक लोग पुलिस प्रशासन से भी उलझ पड़े और विवाद कर रहे कुछ लोगों को पुलिस प्रशासन ने हिरासत में लिया। कानपुर में और बीते 2 अक्टूबर को छात्रा के लापता होने की शिकायत दर्ज की गई। घर वालों का कहना था कि बेटी सहेली के साथ कोचिंग के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई। पुलिस करीब 20 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल चुकी। एक सीसीटीवी में ये छात्रा अपनी सहेली के साथ जाती दिखी और दूसरी फुटेज में सहेली अकेली ही कोचिंग पहुंचते हुए दिखाई दी। सहेली ने पूछताछ में बताया कि छात्रा को शाहरुख नाम का लड़का अपने साथ ले गया और इसके बाद पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करनी शुरू कर दी। पहले लोकेशन दिल्ली में मिली, फिर जब वहां पुलिस पहुंची तो दोनों अलीगढ़ साथ आ गए थे। फिलहाल पुलिस ने लड़की को उसके घर वालों को सौंप दिया है। कानपुर में जालसाज दंपति ने बुढ़ापे में जवान दिखने की चाहत रखने वाले सैकड़ों लोगों से 35 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। मुकदमा दर्ज करने के बाद पूछताछ चल रही है। साथ ही जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। आरोपी पति पत्नी से 5 दिन तक 31 घंटे पूछताछ हुई। इसमें कई बड़े खुलासे हुए। फिलहाल अब तक की पूछताछ में 78 लाख रुपए की ठगी की बात सामने आई। सूत्रों के मुताबिक आरोपी राजीव का 1 और लैपटॉप और 3 मोबाइल को जब्त किया गया है। अब तक करीब 500 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई गई है जिन्हें ठगी का शिकार बनाया गया। फिलहाल जांच अभी जारी है। उनके साथ 35 करोड़ की ठगी करने वाले दंपतियों की जांच जहां एक और पुलिस कर रही है, तो वहीं एसआईटी का भी गठन किया गया और एसआईटी भी अब इसमें कार्रवाई कर रही है। अगर सूत्रों की माने तो एसआईटी ने अभी तक इस आरोपित राजीव का जहां एक और लैपटॉप जब्त किया, तो वहीं इसके 3 फोनों को भी अपने पास उसको स्टडी करने के लिए लिया है, ताकि उसके अंदर की कॉल डिटेल्स और लोगों के कॉन्टैक्ट्स निकाले जा सकें। अगर एसआईटी की टीम की माने तो अब तक टीम ने
509 लोगों की एक सूची तैयार की है, जिस सूची के आधार पर किसी से 60,000, किसी से 1 लाख, किसी से 1.25 लाख और किसी से 9,000, यानी जो सूची है वो लंबी है और ऐसे में जांच जारी है। जहां एक और राजीव ने एक सूची दी थी 500 लोगों की, वहीं 78 लाख रुपए की लेन देन अभी तक सामने आई है। यानी आने वाले समय में इन बंटी और बबली पर SIT अपना शिकंजा कसेगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 78 लाख का ही लेन देन सामने आया है। बाकी पीड़ितों के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।